हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शन की निःशुल्क क्लासेस शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारा मॉडर्न इंडिया का पार्ट 1 आ चुका है। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा हुई और उस प्रतिस्पर्धा में किस तरीके से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। इसमें केवल हम पराजय तक की कहानी को देखेंगे, लेकिन अपने अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आखिरकार फ्रांसीसी पराजित हुए क्यों। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा श्री आईएएस एकेडमी का पाठ्यक्रम है, अर्थात आधुनिक भारत का, जो कि यूपीएससी मेंस का सिलेबस है। तो आप में से जिन लोगों के पास ये सिलेबस ना हो, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि हमने अपने पहले पार्ट में आखिरकार भारत में यूरोपीय कंपनियां आई क्यों, उन कंपनियों ने किस तरीके से अपनी प्रारंभिक बस्तियां बसाईं और उसमें पुर्तगाली एवं डचों के मध्य जो प्रतिस्पर्धा हुई, अर्थात पुर्तगाली, डच, डेनिश और अंग्रेजों के मध्य, उसमें अंततः अंग्रेज किस तरीके से सफल हुए, यहाँ तक कि हमने कहानी कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा ये पार्ट 2 है। इसमें हम अंग्रेजों और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में देखेंगे, अर्थात हम ये देखेंगे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत में आई, उसने किस तरीके से व्यापार किया और कैसे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर अपनी प्रभुता को स्थापित करने का प्रयास किया, या फिर किस तरीके से उसने भारतीय राजनीति में दखल देकर अपने साम्राज्य को स्थापित करने का एक प्रयास किया, लेकिन उसमें अंग्रेजों की सफलता के सामने या अंग्रेजों की सैन्य शक्ति के सामने वो उतने सफल ना हो पाए। यहाँ तक कि हम कहानी आज पढ़ लेंगे। क्लियर? और इसी में हमारा कवर हो जाएगा कर्नाटक युद्ध। क्लियर? तीनों कर्नाटक युद्ध को कवर कर लेंगे। लेकिन अपने अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आखिरकार फ्रांसीसी पराजित क्यों हो गए। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर, इस पार्ट में आपने फ्रांसीसी पराजय के कारण को क्यों नहीं पढ़ाया। तो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि फ्रांसीसी पराजय जो हुई उसमें केवल एक कारण कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था, और जितने भी कारण उसके रिस्पॉन्सिबल थे उन हर कारण में यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछती है। और वो जो कारण हैं उनको कई सारे बड़े बड़े इतिहासकारों ने या व्याख्याकारों ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया कि कैसे डुप्ले का योगदान था, कैसे क्लाइव का योगदान था, कैसे बंगाल की भूमिका थी, कैसे नौसैनिकों ने उनकी शक्ति में बढ़ोतरी की। तो हम एक एक उसके टॉपिक को इंडिपेंडेंट रूप से कवर करेंगे, ताकि न केवल हमारा वो टॉपिक कवर हो जाए पराजय के, बल्कि उससे संबद्ध जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं या इन फ्यूचर जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, उनको आप अच्छे से टैकल करने में अपने आप को मजबूत फील कर सकें। क्लियर? तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम यहाँ पे केवल इनकी प्रभुता की कहानी को पढ़ेंगे और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको कर्नाटक युद्ध की पूरी स्टोरी, उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्रांसीसी थे वो सबसे अंत में आते हैं। क्लियर? ये आए तो भारत में सबसे देर में थे, लेकिन अपनी प्रभुता को स्थापित करने में काफ़ी अच्छे से सफल हुए। दूसरी बात कि जब फ्रांसीसी भारत में आते हैं तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कोई एक इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं थी, अर्थात किसी व्यापारी का ये निजी समुदाय नहीं था, बल्कि सरकार के द्वारा ये वित्त पोषित और विशेषाधिकार संपन्न कंपनी थी, जिस कारण इसे हम सरकारी कंपनी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जब ये लिखते हो कारण कि आखिरकार फ्रांसीसी कंपनी पराजित क्यों हो गई, तो वहाँ पे आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हो क्योंकि वो एक सरकारी कंपनी थी, जबकि अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया थी वो एक निजी कंपनी थी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि सरकारी कंपनी के अंतर्गत जो उनको वित्त मिलता था वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती थी। जैसे अभी आप एक कंपनी और पढ़ते हो करंट में, पब्लिक इंटरफेयर। इसमें पब्लिक इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? इंटरप्राइजेस जो होती हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस में, उसमें गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा होता है और कुछ प्राइवेट कंपनी का। क्लियर? जैसे 51% हो गए गवर्नमेंट के और 49% शेयर हो गए किसी इंडिविजुअल या प्राइवेट के। लेकिन
सरकारी में क्या था, इसमें पूरी के पूरी जो पैसे की लागत थी वो सरकार के द्वारा वहन की जाती थी। और वो सरकार का प्रतिनिधि कौन था? कोलबर्ट। कोलबर्ट एक काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। जब हम आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लुई 14वें के कार्यकाल को, उसकी महत्वाकांक्षा को, उसकी विजयों को और उसके द्वारा किस तरीके से फ्रांस ने अपने आप को ग्लोराइज किया पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में, ये कहानी हम पढ़ेंगे। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि लुई 14वें के जो कथन थे, अर्थात उसका जो दैवी सिद्धांत था, उस दैवी सिद्धांत में जो वो बोलता है कि मैं ही कानून हूँ, उसी चीज़ को राजा मौली साहब ने अपनी पुस्तक में, सॉरी अपनी मूवी में लिया है। क्लियर? आप पढ़ते हो ना कि जब वो कहती है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, वो वास्तव में यहीं से लिया गया था। क्लियर? तो हम ये स्टोरी वहाँ पढ़ेंगे। अभी बेसिक के लिए आप बस ये समझिए कि लुई 14वें का जो वित्त मंत्री था, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, कोलबर्ट, उसने कहा अपने शासक महोदय से कि साहब एक हम भी अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पुर्तगाली और स्पेनिश और ब्रिटेन के लोग माल प्रोवाइड नहीं करा रहे, या हमको काफ़ी महंगी लागत पर हमें कच्चा माल या जो मसाले हैं वो दे रहे। क्लियर? और आपको पता है कि जो फ्रांस की सिचुएशन थी वो कैसी थी, आप देख सकते हो। ये है हमारा प्यारा भारत। आप इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये पुर्तगाली हैं। क्लियर? और ये स्पेनिश हैं। फ्रांस आपको मिलेगा स्पेन से सीमा लगता हुआ। क्लियर? और आपको पता है कि स्पेन के ऊपर ही था क्या? ग्रेट ब्रिटेन, जिसके सॉरी फ्रांस के ऊपर ही था ग्रेट ब्रिटेन, जिसके साथ इनकी टसल होती रहती थी। साथ ही जर्मनी के साथ इनकी टसल होती थी, ऑस्ट्रिया के साथ होती थी। तो हम इनको वास्तव में पढ़ेंगे अच्छे से वर्ल्ड हिस्ट्री में। लेकिन हम आपको यहाँ इसलिए बता दे रहे क्योंकि पुर्तगाली और स्पेन के लोगों ने फ्रांस में प्रोडक्ट काफ़ी महंगे बेचते थे। और इटली का प्रभुत्व अलग रहता था। वेनिस के बारे में आपने पढ़ा था प्रीवियस पार्ट में। जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में था, उसको भी आपने पढ़ा था। तो ये लोग फ्रांस को उतना माल प्रोवाइड नहीं कराते थे, जिसलिए फ्रांस को भी लगा कि क्यों ना हम भी इस हिलोरे मारती हुई लहरों के बीच से अपनी पतवार को लेकर निकलें और ईस्ट इंडिया की ओर पहुँचें। ईस्ट इंडिया का मतलब आप बताइए कहाँ पहुँचे? ईस्ट इंडिया का मतलब है भारत या फिर इंडोनेशिया के स्पाइसेस मसाले की ओर। क्लियर? आप इतनी बात समझ गए। चलिए, फिर आपको पता है कि इसी दिशा में बढ़ते हुए 1668 में फ्रांसिस कैरो नाम का एक पर्सन, उसके नेतृत्व में भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसियों की कंपनी आती है। देखिए होता क्या है कि आप लोग जब कहीं पढ़ते हो फ्रांसीसी के बारे में तो काफ़ी तथ्यात्मक आप जानकारी ले लेते हो कि कौन सी कंपनी आई, फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया, उसने कौन सा गवर्नर था, कहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश की। ये होता है आपके प्रीलिम के लिए, यूपीएससी के प्रीलिम के लिए नहीं, पीसीएस वगैरह के प्रीलिम के लिए। ऑप्शनल में आपको इतना तथ्य नहीं रटना होता है, अर्थात आपको ऑप्शनल में ये नहीं रटना है कि कहाँ पर इन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की, कहाँ पर इन्होंने अपना कारखाना लगाया, कहाँ पर इन्होंने किलेबंदी की, किस तरीके से ये आते थे, किसने कौन सा फोर्ट लुई या फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। ये आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि यही चीज़ आपको अलग करती है ऑप्शनल से और जो व्यक्ति इस पे पीएचडी करते हैं। क्लियर? तो आपको ना तो कोई बुक राइटिंग करनी है, ना ही आपको पीएचडी करनी है, आपको यूपीएससी पढ़नी है। तो यूपीएससी की थीम यही है कि आपको कहानी पता हो, आपको वो कथा पता हो और उस कथा को प्रामाणिकता देने के लिए अपवाद स्वरूप कुछ तथ्य पता हो। तो जो अपवाद स्वरूप तथ्य हैं उन तथ्यों को ही हम आपको संकलित करेंगे। बाकी जो वेस्ट है या अवशेष है उसे हम यहाँ पे जाहिर नहीं करेंगे। क्यों? नहीं तो इससे आप बोर हो जाएंगे और आपको इतिहास किसी कथा का संकलन ना लगकर किसी तथ्यात्मक, आप कह सकते हो एक घटना का आलंब लगेगा। तो उस घटना के आलंब से आपको बचना है और इस आलंब से निकलकर आपको कहानी के रूप में अपना इतिहास लिखना है। क्लियर? तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप जानते हो कि जब 1668 में भारत में कैरो आया तो उसने सूरत में अपना पहला कारखाना इस्टेब्लिश किया 1668 में। यानी कि आप ये समझते हो कि अगर ये जनवरी या फरवरी में आया होगा तो दिसंबर या सितंबर के आसपास इसने अपना कारखाना इस्टेब्लिश किया। दूसरा कारखाना इसने मछलीपट्टनम में इस्टेब्लिश किया।
अब आपसे प्रीलिम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रीलिम में आपसे प्रश्न ऐसा बनता है कि फ्रांसीसियों ने कभी भी मछलीपट्टनम पर अधिकार नहीं किया, या आपको ऐसे दे देगा अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम पर अधिकार किया था लेकिन फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम पर अधिकार नहीं किया। अर्थात एक दूसरे से विरोधात्मक जब प्रश्न यूपीएससी में बनते हैं तो वहाँ पर एस्पायरेंट कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर। लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हम 27 मार्च से लेट्स क्रैक प्रीलिम की सीरीज शुरू करेंगे तो वहाँ पे ऐसे ही प्रश्नों को, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। आप चिंतित मत होइए, हम वहाँ पर आपका पूरा जीएस, पूरी करंट अफेयर सब कंप्लीट कराएंगे। आपकी प्रीलिम की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी। क्लियर। तो ये आप देख लिए कि इन्होंने दूसरा अपना कारखाना कहाँ किया, मछलीपट्टनम में। और जब मछलीपट्टनम में इन्होंने कर लिया तो इनकी महत्वाकांक्षी तो ये भी थे, इनकी भी महत्वाकांक्षी बढ़ी और इन्होंने गोलकुंडा का जो उस समय सुल्तान हुआ करता था उससे सेंट टोमे या सेंट थोमे नाम के प्लेस को छीन लिया। समझना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेंट टोमे है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आगे चलकर जब आप इसी घटना को पढ़ेंगे। समझ गए। तो गोलकुंडा के सुल्तान से इन्होंने सेंट टोमे छीन लिया। आप ये समझ सकते हो सूरत भी इनके पास, मछलीपट्टनम भी इनके पास और सेंट टोमे भी इनके पास। क्लियर। फिर क्या करते हैं ये कि उसी समय जो वली कोंडापुर के सूबेदार था शेर खां लोधी, उससे पुदुचेरी नाम के गांव को प्राप्त करते हैं। पुदुचेरी वास्तव में उस समय एक छोटा सा विलेज होता था जो कि आज के समय में पांडिचेरी या पुडुचेरी के रूप में जाना जाता है। और आपको पता है कि इंडिया में 3 प्लेसेस में पुडुचेरी हैं। अभी हम बताएंगे कि वो वास्तव में 3 हैं क्यों। क्लियर। क्योंकि वास्तव में वो फ्रेंच की ही बस्तियां थीं। समझ गए। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से इन्होंने 1690 से 92 में चंदर नगर में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया। चंदर नगर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो 1757 के प्लासी के युद्ध को, तो प्लासी के युद्ध का एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की चंदर नगर बस्ती पर अधिकार कर लिया या उनको परेशान करने लगे, जिसके एवज में राजा की ये जिम्मेदारी थी कि वो फ्रांसीसी कंपनियों को सुरक्षा प्रोवाइड कराए। क्लियर। तो हम वहाँ पे भी एक बार इसको देखेंगे। तो आप ये समझ रहे हो ना कि कैसे फ्रांसीसी न केवल भारत के उत्तरी तट में, न केवल दक्षिणी तट, न केवल पूर्वी तट में, न केवल पश्चिमी तट में, बल्कि ये बंगाल की खाड़ी के पास में भी आकर अपनी बस्तियां बसा रहे थे। समझना। डचों ने हालांकि अंग्रेजों की मदद से एक समय पौंडीचेरी इनसे छीन लिया था। क्लियर। लेकिन 1697 की रिजविक की संधि से पुनः वापस प्राप्त कर लिया। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पौंडीचेरी पे डचों ने कभी अधिकार नहीं किया। प्रीलिम में बनता है ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ऐसा कभी हुआ होगा। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, अब आपके माइंड में ये चीज़ भूल कर भी नहीं भूलोगे। क्लियर। तो 1697 की रिजविक की संधि से इन्हें पुनः प्राप्त हो गया और पौंडीचेरी में ही इन्होंने फोर्ट लुई का निर्माण किया। देखिए कई बार आप ये फोर्ट से संबंधित वर्ड पढ़ते हो, जैसे फोर्ट विलियम पढ़ते हो, फोर्ट सेंट जॉर्ज पढ़ते हो और फोर्ट लुई पढ़ते हो। फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज को अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया और फोर्ट विलियम को भी अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया। फोर्ट विलियम को कलकत्ता में किया और फोर्ट सेंट जॉर्ज को मद्रास में किया। क्लियर। वहीं फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया, फ्रांसीसियों ने। इस पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। आप कभी भी प्रीलिम के बैक ईयर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज पे और फोर्ट विलियम पे प्रश्न आया है कि फोर्ट विलियम का किस लिए उपयोग किया जाता था। क्लियर। तो उसमें आपको ऑप्शन लगाना था कि जो सिविल सेवा की तैयारी करते थे, जैसे आप लोग लवासना जाते हो अभी, तो वो लोग वास्तव में वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। क्लियर। 1731 में चंदर नगर में डुप्ले की नियुक्ति होती है। काफ़ी रॉयल पर्सनैलिटी या आप कह सकते हो कि काफ़ी डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी या काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, जिसे 1731 में चंदर नगर में नियुक्त किया जाता है एज अ गवर्नर के रूप में। उसने क्या किया, काफ़ी सारे युद्ध किए। 1721 में मॉरिशस पे कब्जा कर लिया, मालाबार पे 1724 में कर लिया, माहे में कर लिया और 1739 में करिकल पे भी अधिकार कर लिया। अर्थात अब इनके प्रभुत्व में
करिकल भी आ गया, माहे भी आ गया और मॉरिशस भी आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि फ्रांसीसियों की काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी बढ़ गई। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो इसमें कि ये वास्तव में इंडिया है हमारा, यहाँ के नीचे पार्ट के रीजन को उस समय क्या कहा जाता था, ये जो रीजन है तमिलनाडु का और यहाँ का रीजन, ये वास्तव में पूरा का पूरा कहलाता था कोरोमंडल। क्लियर, समझ गए। ये जो रीजन होता था इस तरफ का पूर्वी पश्चिमी घाट का, ये कहलाता था क्या, मालाबार। क्लियर। तो यहाँ के कुछ हिस्से में, समझ रहे, पांडिचेरी आप यहाँ पे भी देखते हो, और यहाँ के हिस्सों में माही और करिकल के हिस्से में यहाँ पर भी इन्होंने अपना कब्जा इस्टेब्लिश कर लिया। और आपको पता है कि ऊपर तो मछलीपट्टनम में इन्होंने अपना अधिकार कर ही लिया था, चंद्रनगर आपको पता है कि यहाँ पे बंगाल में इन्होंने इस्टेब्लिश कर ही लिया था, साथ ही आपको पता है सूरत में भी इनका अधिकार हो गया था। तो इस तरीके से लगभग ये इंडिया के दोनों कोस्टल रीजन में अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश कर चुके थे। समझना, क्लियर। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो कि ये था उस समय का कर्नाटक राज्य, आप देख रहे हो कर्नाटक कितना बड़ा ऐसे था। ये था आपका मालाबार रीजन, देखा आपने। ये था ट्रैंकोवार, आप पढ़ते हो जब क्या कहते हैं इसको, टीपू सुल्तान को, मैसूर के वॉर को, तो वहाँ आप इसे देखते हो। दूसरा आप यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये देख सकते हैं ऐसे कि ये देखिए पौंडीचेरी है, ये मद्रास है आपका। क्लियर। ये आपका माहे है, समझ रहे। तो ये आपने इस तरीके से मैप में अपनी टेरिटरी को देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके आगे की स्टोरी को समझते हैं और फिर इस मैप की और मदद लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हों। समझ गए। रही बात आपका, इसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी क्या, कि मालाबार तट, करिकल, मॉरिशस। मॉरिशस आप जानते हो कहाँ पे है, बताइए। मॉरिशस का रीज़न आपको मिलेगा, जैसे ये आपका है माले, मालदीव वगैरह। क्लियर। आपको इधर मॉरिशस मिलते हैं। क्लियर। जैसे कि एक मिनट मैं आपको मॉरिशस दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से लोकेशन क्लियर हो सके। क्लियर। ये आपका है मॉरिशस, यहाँ पे ये देखिए, ये आपको मॉरिशस मिला। ये मॉरिशस छोटा सा आइलैंड है, आप देख रहे हो कि कितनी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे मॉरिशस था उस समय। ये है हमारा प्यारा सा मॉरिशस। थोड़ा इसको और अच्छे से करते हैं क्लियर, इसको थोड़ा हम 3D वर्जन में देखते हैं। ये देखिए, ये टेरिटरी थी मॉरिशस की, इतनी टेरिटरी पे इन्होंने एक्वायर कर लिया। और आपको पता होना चाहिए कि ये टेरिटरी उस समय किस लोकेशन पे थी, क्योंकि ये आपको पता है ना कि वास्को डिगामा या कोई भी व्यक्ति जिस मार्ग से आते थे वो मार्ग कौन सा था, केप ऑफ गुड होप से होते हुए। तो ये केप ऑफ गुड होप से जब ये आते थे तो मिलता कौन था इनको बीच में, इनके चचा, अर्थात इनको मिल जाते थे फ्रांसीसी। तो एक बार तो ऐसा होता था, अभी हम आगे स्टोरी आपको बताएंगे, कि अंग्रेजों की नौका को जो यहाँ से आती थी होकर, उसको ये यहीं पे डुबो देते थे। समझ गए, अर्थात उनको इंडिया पहुँचने ही नहीं दिया जाता था। तो ये एक काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन में इनका होना इनकी प्रभुता को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी मददगार साबित हुए। क्लियर। चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं। जब इन्होंने इन सारे फील्ड्स में अपना एकाधिकार कर लिया तो क्या हुआ कि इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अब हम व्यापारिक उद्देश्य ना बनाकर राजनीतिक दखलंदाजी करें। अर्थात राजनीतिक दखलंदाजी का क्या मतलब, कि हम अपने आप को पॉलिटिकल रूप से अब यहाँ पर मजबूत करें। लेकिन ये जो कंपनी थी किसकी, सरकार की। सरकार नहीं चाहती थी कि ये लोग पॉलिटिकल रूप से कहीं पे इंटरफेयर करें। तो इन्होंने क्या किया, सरकार को बिना बताए ही कुछ काम ऐसे करने लगे जिससे इनका टेरिटरी एरिया, इनका प्रॉफिट और बढ़ जाए। समझ गए। इन्होंने कई सारे अपने क्षेत्रों में किलेबंदी की, जैसे आप चंद्रनगर के बारे में सुनते हो, आप मछलीपट्टनम के बारे में सुनते हो, आप पुडुचेरी के बारे में सुनते हो। किलेबंदी का क्या मतलब होता है, किलेबंदी का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये क्षेत्र है। क्लियर। इस क्षेत्र में इन्होंने बाउंड्री वॉल कर ली। जैसे आप में से जो लोग इंडिया के रेड फोर्ट में आए होंगे, लाल किले में, या आप में से कई सारे लोग जब राजस्थान के एरिया से होंगे, या कई सारे लोग जहां आप ही के लोकल एरिया में कई सारे राजा महाराजाओं के किले हुआ करते थे, तो क्या होता था, उनके यहाँ बड़ी बड़ी प्राचीर होती थी। प्राचीर क्यों होती थी, प्राचीर इसलिए होती थी क्योंकि घोड़े उसको फांद नहीं सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तोपों के द्वारा उनको तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात राजा के लिए मजबूत सिक्योरिटी वही होती थी।
आज की बात अलग है कि आज आपके पास टेरिटरी हो या ना हो, लेकिन आपके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। क्लियर। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जैसे आप बाहुबली मूवी जब देखते हो तो उसमें लास्ट एंडिंग का सीन क्या था कि दीवारें खूब बड़ी बड़ी थी, प्राचीर खूब बड़ी थी और दरवाजा भी उनका बंद रहता था। क्लियर। तो इसलिए बाहुबली ने क्या ट्रिक अपनाई कि जो खजूर के पेड़ थे उसको रस्से से खींचकर उस पर सबको बैठाल कर बेहतरीन ढंग से गुब्बारे बना बना के किले पे पहुंचे थे। समझ गए। तो आप वहाँ से सीन को याद कर सकते हो कि आखिरकार वो प्राचीर होती क्यों थी। क्लियर। चलिए, अब बात आती है 1742 की। 1742 के बाद क्या हुआ कि ये लोग राजनीतिक लाभ की ओर उन्मुख होते हैं। भाई यही होता है ना कि आप कब तक केवल व्यापार पे अपना ध्यान मग्न करके रखोगे, कभी ना कभी तो राजनीतिक लालसा आपको उस ओर प्रेरित करेगी और आपके अंदर एक उत्प्रेरणा भरेगी, और उसी उत्प्रेरणा की शुरुआत होती है जिसे बाद में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और ये किसके मध्य होता है? अंग्रेज व फ्रांसीसी। अब आप ये बता दीजिए बिल्कुल अच्छे से कि आखिरकार अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य टसल क्यों हुई? क्योंकि यही दो बड़े भाई केवल बचे थे इस मैदान में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डचों ने अपने हाथ छोड़ दिए थे अंग्रेजों के सामने। पुर्तगालियों ने व्यवहार में अपने दामाद को बम्बई दे दिया और बोले कि जब मेरा दामाद ही वहाँ पे है, मेरी बेटी का पति ही वहाँ पे है, तो मैं क्यों वहाँ पे दखल करूँ। और रही बात तीसरा, डेनिस, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। डेनमार्क वालों को उन्होंने कहा कि हम अपना ब्राज़ील से काम धंधा चला लेंगे। क्लियर। तो बसते कौन है? फ्रांसीसी। अब ना तो फ्रांसीसी के रिश्ते में अंग्रेज चचा लगते, ना ही इनके दामाद लगते, ना ही इन्होंने अपनी राजकुमारी का विवाह किया। उल्टा फ्रांस के राजा और अंग्रेजों के मध्य इतनी बड़ी लड़ाई थी, इतनी बड़ी लड़ाई थी। किस चीज़ को लेकर? अमेरिकी उपनिवेश को लेकर। और उस लड़ाई ने न केवल पूरे के पूरे यूरोप को उलझा कर रखा, बल्कि उस लड़ाई ने फ्रांस को इतना कमज़ोर कर दिया कि आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। और वो जो राजा था लुई 15वां, लुई 16वां, और उसकी जो महारानी थी, उसके मध्य भी काफ़ी घटनाएं आप देखते हो, वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप आधुनिक भारत पढ़ते हो, आधुनिक भारत में अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को मिक्स कर दो तो काफ़ी टेस्टी हो जाती है। क्लियर। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बेसिक बता दिया। अब जब अंग्रेज़ों के और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होता है तो वास्तव में वो कहाँ होगा? कर्नाटक में। कर्नाटक का मतलब आज का कर्नाटक नहीं। आज का आप कर्नाटक देखते हो तो आपको किधर कर्नाटक मिलता है? आज का आप कर्नाटक देखते हो तो आपको इस तरफ कर्नाटक मिलता है, केरला के ऊपर। क्लियर। लेकिन उस समय का कर्नाटक कौन सा था? उस समय का ये कर्नाटक था। क्लियर। तो जब ये कर्नाटक था तो हम क्या कर सकते हैं? एक मिनट, हाँ, ये जो कर्नाटक था इस रीजन को लेकर इनमें युद्ध हुआ। अब आप बताइए, केवल मोटे तौर पर, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है, देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हिस्ट्री में इतनी आसानी से आपको पढ़ना होता है कि ज़्यादा इसमें अगर आप दिमाग लगाते हो तो जटिल हो जाती है। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे, केवल कहानी के रूप में पढ़ोगे, तो ये इतनी सरल हो जाएगी जैसे सुबह की आपकी चाय। क्लियर। तो इसमें क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक होता क्या, कई बार जब बच्चों के सामने बोला जाता है ना कर्नाटक वॉर, उनको मैप दिया नहीं जाएगा तो वो सोचेंगे यहाँ पे कर्नाटक होगा, बताओ यहाँ पे लड़ाई हुई थी। ऐसा नहीं था, यहाँ पे लड़ाई हुई थी, ये कर्नाटक वॉर था। क्लियर। इस रीजन को लेकर, इस रीजन की महत्ता क्या है ये आप अभी समझ सकते हो। कैसे? आपने देखा ना कि ये जो रीजन है बे ऑफ बंगाल के लिए जाने वाला है, अर्थात बे ऑफ बंगाल से कहाँ पे जाएगा बताइए? पूरा का पूरा इंडोनेशिया पे। और इंडोनेशिया पे यहाँ से अंग्रेज भी व्यापार करते थे, आपको पता है ना, मछलीपट्टनम से। अब वो यहाँ से मछलीपट्टनम से जब व्यापार करेंगे और इस रीजन पे अगर इनका कब्जा है, तो बताइए बंगाल से भी अगर अंग्रेज़ों के जहाज़ आएंगे तो उनसे रास्ते में कहेंगे ना कि आप बताइए हमारा बड़ा डिस्टर्बेंस कर रहे हो, अर्थात हम आपको देख लेंगे। तो बेचारे अंग्रेज क्या कहेंगे? ठीक है बाबूजी, हम गलती अगली बार से नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन था, और जिसका यहाँ पे कब्जा हो जाए वो समझो पूरी की पूरी बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर पे कब्जा रख सकता है। और यहाँ पे जब होगा तो बे ऑफ बंगाल उनका। क्लियर। दूसरी चीज़ क्या आप बताइए? यहाँ पे अभी आपने पढ़ा था क्या? मॉरिशस। क्लियर। जब मॉरिशस इनके अंदर हो जाएगा, ये रहा आपका मॉरिशस, मॉरिशस भी इनके अंडर में, तो दो बड़े मेजर रूट पे इनका प्रभुत्व होगा।
और दो बड़े मेजर रूट पे प्रभुत्व एक व्यापारी की दृष्टि से काफ़ी बड़ी महत्ता रखता है, क्योंकि इससे पूरे के पूरे इंडियन ओशियन में या हिंद महासागर में आप अपने आप को कैपेबल कर सकते हो, और कितनी भी बड़ी या कितनी भी शक्तिशाली कोई नौसेना हो आप उसे पराजित कर सकते हो। समझ गए? इसी सोच के कारण इस क्षेत्र की प्राप्ति के लिए दोनों के मध्य 3 युद्ध हुए, और तीनों युद्धों को नाम दिया गया कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक इसलिए क्योंकि वहां पर फ्रांसीसियों का प्रभुत्व होता था, जिसको लेकर अंग्रेजों ने दावे ठोके। समझ गए? तो आप इतनी घटना जान गए। चलिए, कारण कोरोमंडल तट क्षेत्र पर कब्जा। अब कोरोमंडल आपको बताने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं कि कोरोमंडल वास्तव में ये पूर्वी तट का हिस्सा होता है। समझ गए? चलिए, कोई बात नहीं। फिर बात आती है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है, तत्कालीन कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था। बात ये थी कि जो उस समय का कर्नाटक था वहाँ पे दक्कन का एक सूबेदार होता था। सूबेदार एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि गवर्नर, अर्थात कि दक्कन में बड़ी बड़ी रियासतें थीं, उन रियासतों का एक प्रतिनिधि था जो उस एरिया पे अपना कब्जा रखता था या उस एरिया की देखभाल करता था। समझना? और जिसकी राजधानी कौन सी थी? अर्काट। क्लियर? ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये नाम आगे चलकर बार बार आपको सुनने को मिलेगा कि आखिरकार अर्काट किसका नाम था। अर्काट नाम था किसका? बताइए। जो दक्कन का क्षेत्र था कर्नाटक, क्लियर, उसकी राजधानी थी अर्काट। समझ गए? चलिए, आपने इतनी चीज़ें देख ली, यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी, मैं समझ रहा हूँ। क्लियर? लेकिन क्या होता है कि उसी समय ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, कहाँ पे ऑस्ट्रिया है आप बताइए? ये लोकेशन आप देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत इंडिया, ये आप आइए यहाँ पे पुर्तगाल स्पेन, ये है फ्रेंच। क्लियर? और ये है फ्रेंच का पड़ोसी कौन सा? ऑस्ट्रिया। आज ये ऑस्ट्रिया इतना छोटा है, पहले ये ऑस्ट्रिया काफ़ी बड़ा होता था। कुछ क्षेत्र जर्मनी के होते थे, कुछ स्विट्जरलैंड का एरिया। तो इनके मध्य क्या होती थी? हमेशा टसल रहती थी। किस चीज़ को लेकर? सीमा विवाद को लेकर। तो उस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए, या कई बार यहाँ पे फ्रांस चाहता था कि ऑस्ट्रिया में जो राजा बने वो मेरा ही राजा बने, या मेरे द्वारा ही, या मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ही राजा बने। जैसे कि आज आप देखते हो ना कि इंडिया में जब हम देखते हैं कि आखिरकार इंडिया में जो पूर्वी पाकिस्तान है या जो पूर्वी हिस्सा है, अर्थात हमारा प्यारा बांग्लादेश पड़ोसी, तो वहाँ पे जिसकी सरकार बने वो भारत का ही बने। जैसे शेख हसीना, वो क्या है? वो इंडिया के प्रति काफ़ी लॉयल हैं। क्लियर? तो वही चीज़ वहाँ पे कौन चाहता था? बताइए। फ्रांस। फ्रांस चाहता था कि ऑस्ट्रिया में जो व्यक्ति बने वो हमारे ही द्वारा बने। तो वहाँ पे उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध हुआ वो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध का एक कारण बना। क्लियर? और इस युद्ध ने न केवल फ्रांस और ऑस्ट्रिया को यहाँ पर लड़ाया, बल्कि इस युद्ध का समर्थन कौन कर रहा था? यूनाइटेड किंगडम चाहता था मेरा बने, फ्रांस चाहता था कि मेरा बने। तो इन लोगों के मध्य जो टसल हुई वो वास्तव में पूरे यूरोप को अनस्टेबल कर दिया, और उसी अनस्टेबिलिटी ने इंडिया में भी इनके युद्ध को प्रमोट किया। अर्थात वास्तव में यूरोप में जो गतिविधियां होती थीं वो भारत में ही होती थीं। अर्थात कि यूरोप में अगर लड़ाई शुरू हुई है तो भारत में भी लड़ाई होगी। होता है ना कि पड़ोसी जब पड़ोस में लड़ते हैं तो ठीक है, उन पड़ोसी के दोस्त अगर कहीं बाहर रह के रहते हैं तो वो भी लड़ लेते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पे थी। लेकिन एक दुखदाई कथा ये है कि जब वहाँ लड़ाई बंद हो जाती थी तो यहाँ पे भी लड़ाई बंद हो जाती थी। भले ही यहाँ पे फ्रांसीसी जीत रहे हों, लेकिन हिसाब क्या होता था ना, बराबर बराबर का रखना है। तो वही ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। देखेंगे आगे हम इसी कहानी में। तो इसी गतिविधि में युद्ध में लिप्त होते हैं। तो पहला कर्नाटक का युद्ध जो होता है 1746 से 48 के मध्य, वो वास्तव में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण होता है। क्लियर? अब आपको ये डेट याद रखनी है। क्यों? क्योंकि इस डेट से आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। कई बार प्रीलिम में प्रश्न आपसे क्रम लगाने को पूछ सकता है कि प्रथम मराठा युद्ध पहले हुआ था, कि कर्नाटक युद्ध हुआ था, कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इनको सुमेलित कीजिए या इनको क्रम में लगाइए। वो आपको डेट तो नहीं देगा, लेकिन कर्नाटक का प्रथम युद्ध लिख के दे देगा। तो आप तभी समझ सकते हो जब आपको डेट याद हो। जैसे इस बार के प्रीलिम में यूपीएससी ने पूछा था ना, चोल चेर पांड्य के संदर्भ में गुप्त वंश के बारे में, कि इनको क्रम में लगाइए, तो आप समझ सकते हो। फिर आता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण। बार्नेट के नेतृत्व में फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया गया। अर्थात
अंग्रेजों का एक सेनापति था बार्नेट, उसने क्या किया, फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया। अब जब उसके जलपोत को पकड़ लिया तो फ्रांसीसियों को बड़ा आघात लगा कि अरे ये क्या हो गया। तो क्या हुआ कि डुप्ले ने अपने सहयोगी, क्या नाम था उसका बताइए, ला बूर्डेन, क्लियर, ला बूर्डेने से मदद मांगी। और ये ला बूर्डेने कहाँ रहता था, मॉरिशस में। मॉरिशस कहाँ है, फिर से देख लीजिए आप, मॉरिशस आपका है, ये देखिए, क्लियर, कहाँ गया भाई मॉरिशस, ये है हमारा छोटा सा मॉरिशस, एक मिनट, ये था मॉरिशस। मॉरिशस सिक में एक व्यक्ति इनका रहता था, सेनापति, इन्हीं का दोस्त डुप्ले का, ला बूर्डे ने उनसे कहा कि भाई साहब आप हमारे पास एक सेना टुकड़ी ले आइए, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों के एक सिपाही हैं, उन्होंने हमारी सेना को पकड़ लिया है, अर्थात हमारे जलपोत को पकड़ लिया। तो ला बूर्डे ने कहा अरे ऐसी कौन सी बात है भाई, मैं अभी आता हूँ अपनी पूरी सेना की टुकड़ी लेके। और ला बूर्डोनो यहाँ से निकल पड़ते हैं, कहाँ के लिए बताइए, भारत के लिए। और भारत में कहाँ पहुँचेंगे, मालाबार तट पे। और मालाबार तट आप बताइए कहाँ पे है, अब तो आप समझ रहे हो ना, मालाबार तट ये है हमारा, क्लियर। तो यहाँ वो पहुँचते हैं, क्लियर। तो आप 3000 सैनिक के साथ ये पहुँचे कहाँ पे, कोरोमंडल तट पे, सॉरी मैंने क्या बोला, मालाबार तट, लेकिन ये पहुँचे कहाँ थे, कोरोमंडल तट पे। कोरोमंडल तट कहाँ पे आपका, ये, क्लियर, इस तरह। यहाँ पे क्यों पहुँचे, क्योंकि वास्तव में कर्नाटक यहीं पे था, कर्नाटक की राजधानी उस समय कौन हुआ करती थी, अर्काट, क्लियर। तो यहाँ पे वो पहुँचे किस लिए, फ्रांसीसियों की मदद करने के लिए। और जब ये वहाँ पे पहुँचे तो होता क्या है कि रास्ते में ही अंग्रेजी सेना को इन्होंने परास्त कर दिया। भाई इनको रोकने के लिए अंग्रेजी सेना लगेगी हिंद महासागर के रीजन में, अर्थात इस रीजन में कोई ना कोई तो इनको मिलेगा ही, क्लियर, माले वगैरह क्षेत्र में। तो इसको इन्होंने यहीं पे पराजित कर दिया। और यहाँ से पराजित करके जब यहाँ पे पहुँचे तो क्या हुआ कि इन्होंने अंग्रेजी सेना को ही, जो उनके सिपाही थे, उनको गिरफ्तार कर लिया और उन सबको गिरफ्तार करके उन्हें आत्मसमर्पित कराया। और जब समर्पित कराया तो आप जान सकते हो कि उन युद्धबंदियों में क्लाइव महोदय भी थे, वही क्लाइव जिनके बारे में कहा जाता है कि बंगाल में इन्होंने उस चाबी को खोज लिया जो कि डुप्ले मद्रास में खोजना चाह रहा था, क्लियर। तो आप देख सकते हो कि मद्रास को जल व थल से इन्होंने घेर लिया, क्लियर। और इस तरीके से इन्होंने क्लाइव के साथ आत्मसमर्पित करा दिया। लेकिन ला बूर्डे ने जो था वो चाहता था कि केवल हम पैसा लेकर इन्हें वो क्षेत्र वापस कर दें, क्लियर। लेकिन डुप्लेक चाहता था कि नहीं, हम पैसा इनसे ना लें, हम इसको जीत लें। लेकिन वो माना नहीं, उसने उसको दे दिया। लेकिन जब दे दिया तो डुप्ले ने उसको फिर से जीत लिया, समझ गए। और जीतने के बाद, समझना, जीतने के बाद क्या हुआ, किंतु फोर्ट सेंट डेविड जीतने में असफल रहा। मद्रास को तो जीत लिया, लेकिन वो फोर्ट सेंट डेविड जो उसी के पास में एक था, पांडिचेरी के पास में छोटी सी जगह थी, उसको नहीं जीत पाया, वहाँ पे वो पराजित हो गया। जब वो ये चीज़ें हो रही थी, घटनाएं जब घट रही थी, तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भी प्रयास किया था पांडिचेरी को घेरने का। अर्थात पांडिचेरी बताइए किसका क्षेत्र था, अभी आपने पढ़ा, किसका, फ्रांसीसियों का। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर डुप्ले हमारा मद्रास का रीजन जीत रहा है, मद्रास का मतलब ये रीजन है आपका, ये कर्नाटक है ना आपका, ये मद्रास, ये छोटा सा, उस समय मद्रास इतना बड़ा नहीं होता था, जैसे आज है वैसे ही, ठीक। तो इस मद्रास के रीजन को जीतना चाह रहा था, लेकिन यहीं पे पुडुचेरी पे वो कब्जा नहीं कर पाए, क्लियर। और डुप्लेट जीत गया कौन सा, मद्रास का रीजन। अभी समझना है यहाँ पे कि मद्रास को मैं बार बार यहाँ पे लोकेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्लियर। जब मद्रास को डुप्ले जीत लिया लेकिन फोर्ट सेंट डेविड को नहीं जीत पाया, तो उसने कहा कोई बात नहीं, होता है। और अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हम पांडिचेरी को जीत लें, लेकिन वो पांडिचेरी पराजित हो पाए। अर्थात सफल कौन हुआ सबसे ज़्यादा, डुप्ले, यानी कि फ्रांसीसी सफल हुए। और हुआ क्या कि इसी समय जब ये देखा गया कि मद्रास को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ रहे हैं, तो वहाँ का जो नवाब था, क्लियर, कहाँ का नवाब बताइए, हैदराबाद का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसने सोचा कि अरे मेरे रहते ये क्यों ड्रामा हो रहा है। तो उसने अपनी एक सेना भेज दी, क्लियर। और वो सेना जब उसने भेजी तो क्या हुआ कि उस सेना का फ्रांसीसी सेना के साथ लड़ाई हुई। और उस फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के सेनापति जो भेजे गए सेना के द्वारा, उनके मध्य अड्यार नदी के किनारे सेंट टॉमे नामक स्थान पर एक लड़ाई हुई। इसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि इसमें
अंग्रेज फ्रांसीसियों की मात्र 700 की टुकड़ी ने इन 3000 सैनिकों को पूरी 10,000 सैनिकों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। और जब पराजित कर दिया तो इस पराजय ने एक चीज़ सिद्ध कर दी, क्या? कि भारतीय जो सेना है वो उतनी संगठित या उतनी कुशल नहीं है फ्रांसीसियों की अपेक्षा। और इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था फ्रांस के द्वारा? पैराडाइज। क्लियर? अर्थात कैप्टन पैराडाइज के द्वारा नवाब की सेना के साथ जो युद्ध हुआ वो सेंट टोमे का था, जिसमें फ्रांसीसी सेना जीत जाती है। और जब फ्रांसीसी सेना जीत जाती है तो कब्जा किसका हो गया? मद्रास का। क्लियर? लेकिन हुआ क्या कि जब ये इसके पहले की घटना ये थी कि जब वो सेना भेजने वाले थे पहले, तो क्या था कि हिदायत दी थी। तो फ्रांसीसी सेना का जो उस समय गवर्नर था, क्या नाम था उसका? डुप्ले ने नवाब से कहा कि अरे बाबूजी आप परेशान क्यों होते हो, आपको हम मद्रास दे देंगे। अर्थात ये हम जो मद्रास जीत रहे हैं, हैदराबाद का ये नवाब है, तो उनसे कहा कि ये मद्रास हम आप ही को दे देंगे। उस समय मद्रास हैदराबाद का पूरी तरह से पार्ट नहीं हुआ करता था। क्लियर? लेकिन ये सीमा की बात थी तो दोनों में अशांति को दिक्कत होती थी। तो उसने कहा कि हम आपको मद्रास जीत कर दे देंगे, आप बस शांत रहो, अभी हमको इससे लड़ लेने दो। तो उसने कहा ठीक है भाई, जब हमको मद्रास आप फ्री में दे दोगे तो हम क्यों आपको दखलंदाजी करें। तो क्या हुआ कि जब डुप्ले मद्रास जीत लिया तो इसको नहीं दिया। अब ये नाराज कि हम नवाब होके डुप्ले ने हमारे साथ क्या कहते हैं ये गलत फहमी पाल दी, अर्थात किए हुए वादे को नहीं निभाया। तो इसने अपनी सेना भेजी, समझ गए, और उस सेना को सेंट टोमे की लड़ाई में डुप्ले ने पराजित कर दिया, पैराडाइज ने पराजित कर दिया। क्लियर? तो आप इतनी कहानी समझ गए कि पैराडाइज वास्तव में या सेंट टोमे की लड़ाई कर्नाटक के फर्स्ट वॉर से रिलेटेड है। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि यूरोप में एला सॉपेल की संधि होती है, अर्थात यूरोप में जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हो रहा था तो उसको लेकर एक संधि हुई। एक्सला सापेल इसको बोलते हैं, कई बार एला सापेल बोलते हैं, तो आप जो भी याद रखें। उस संधि यानी कि 1748 ने ये युद्ध यहाँ पर भी बंद कर दिया और वहाँ पर भी बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि परिणाम ये निकला कि मद्रास अंग्रेजों को दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि पहले कब्जा मद्रास में अंग्रेजों का था, लेकिन डुप्ले ने उसे जीता। तो अंग्रेजों को ये कहा गया कि हम आपको मद्रास दे देते हैं और आप हमको अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा सा हिस्सा दे दो। क्लियर? तो दोनों को दोनों जगह का हिस्सा मिल गया। परिणाम इस युद्ध का क्या निकला? परिणाम ये निकला कि दोनों दल बराबर पे छूटे। इस तल पर तो फ्रांसीसी सैनिक श्रेष्ठ रहे, डुप्ले की क्षमता का पता चला, और पांडिचेरी में भले ही अंग्रेज असफल हो गए हों लेकिन उनकी नौसेना श्रेष्ठ थे, इस बात की जानकारी मिल चुकी थी। क्लियर? इतनी कहानी जब हो गई तो क्या था कि महत्वाकांक्षा तो जग चुकी थी डुप्ले के अंदर, राजनीतिक पिपासा भी थी। पिपासा का मतलब होता है प्यास, व्याकुलता। जैसे जब आप प्यासे होते हो ना तो उस वक्त जो आपके अंदर व्याकुलता होती है, जैसे अभी आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर प्रीलिम को क्लियर करने की जो पिपासा है, जो जिज्ञासा है, अर्थात जो जिज्ञासा है, जो जुनून है, जो जिद है, वो वास्तव में बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस समय डुप्ले को था। क्लियर? तो वही डुप्ले ने सोचा कि अरे भाई कोई फायदा नहीं, क्यों ना हम दोबारा से एक बार युद्ध करते हैं। और इस बार जो युद्ध का जो शुरुआत हुई वो हो गई राजवंशों के परस्पर झगड़े से। राजवंशों का मतलब कि कर्नाटक में भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हुआ और हैदराबाद में भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हुआ। तो डुप्ले ने सोचा यही मौका है, क्यों ना हम इनमें पार्टिसिपेट करके पॉलिटिकल इंटरफेयर करके अपनी प्रभुता को फिर से साकार रूप देने का प्रयत्न करें। और इसे ही कहा गया कर्नाटक का सेकेंड वॉर 1749 टू 54 के मध्य। समझना, प्लासी के पहले की अब ये घटना है। प्लासी कब हुआ था? 57 में। इसीलिए जब ये ऐसा काम होता है राजवंशों के झगड़े में अपने आप को इंटरफेयर करने को लेकर, तो मालेशन नाम के एक हिस्टोरियन है, काफ़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी कि महत्वाकांक्षाएं जाग उठी थीं, परस्पर द्वेष बढ़ गए थे, और जब बढ़ते हुए प्रभाव की आकांक्षाएं द्वार खटखटा रही थीं तो उन्हें यूरोपीय शांति से क्या लेना देना। अब सोचो, आपसे अगर यही प्रश्न पूछ दिया तो आप कैसे लिखोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब पढ़ो कोई चीज़ तो हर एक शब्द को पढ़ा करो। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि डुप्ले की महत्वाकांक्षा जाग गई, वास्तव में इस स्टेटमेंट पे प्रश्न इन फ्यूचर बन सकता है।
और जब इस स्टेटमेंट पे प्रश्न बनेगा तब आपको कैसे लिखना है, ये हालांकि हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे जब अपने बैक ईयर के सारे प्रश्न आपको कराया करेंगे। क्लियर? अभी तो बस हम आपको बता रहे हैं कि महत्वाकांक्षाएं किसकी जाग उठी, डुप्ले की। द्वेष बढ़ गया था, अर्थात झगड़े शुरू हो चुके थे पहले ही, और जब प्रभाव था कि जीत सकते हैं तो आकांक्षाएं द्वार पे खड़ी थी। तो फिर इस बात से हम क्या सोचें कि यूरोप में अभी शांति है तो चलो युद्ध नहीं करते हैं। जब जीतने की चाह है, अभी जीतना है, 27 जून को हमें प्रीलिम क्लियर करना है, तो हम ये क्यों सोचें कि यार अगली बार देंगे, इसी बार देना है। समझ गए? तो वही चीज़ थी डुप्ले की, अर्थात अच्छा अवसर था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर। अब यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हम आपको इसको बताएंगे। क्लियर? आपको चिंता नहीं करनी है, हर एक प्रश्न हम आपको काफ़ी अच्छे से सॉल्व कराएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑलरेडी हाँ, एक बात और कि मैंने ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी है और इस पीडीएफ में मैंने ऑलरेडी ये सारे मैप सबमिट कर दिए हैं। तो आप वहाँ से पीडीएफ जब निकलवाएंगे तो आपको ये मैप भी मिल जाएंगे। क्लियर? ताकि आपको दिक्कत ना हो कभी। हुआ क्या कि हैदराबाद में आसफ जाह जो उस समय का नवाब हुआ करता था वो मर गया। हैदराबाद में जब आसफ जाह जो नवाब था वो जब अच्छा सॉरी, मैंने वहाँ पे पीछे शायद एक बात बोल दी थी, वो ये कि हैदराबाद के नवाब था अनवरुद्दीन, जिसको मद्रास देने की बात आई। वो हैदराबाद का नहीं था, कर्नाटक का था। थोड़ा आप वहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। होता क्या ना कि जब हम पढ़ाते हैं फ्लो में तो वहाँ पे क्षेत्र और नाम को लेके थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं उसे करेक्शन कर दें, क्योंकि अगर हम देख कर कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो क्या होता है कि फिर फ्लो टूट जाता है। तो आप इतना तो समझ सकते हो कि इतने फ्लो में बोलना होता है तो एक दो मिस हो जाते हैं वर्ड, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि कम से कम मिस्टेक हो। क्लियर? और वैसे भी इन मिस्टेक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तथ्य ऐसे आपसे पूछेगा नहीं। प्रश्न इसमें जो आता है वो लास्ट यही आता है कि फ्रांसीसियों की पराजय के क्या कारण थे, आपसे ऐसी घटनाएं नहीं पूछेगा। हाँ, पीसीएस वगैरह में भले पूछ दे कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध की विस्तार पूर्वक विवेचना करें, यूपीएससी में आपसे नहीं पूछेगा। तो कहानियाँ बस समझने के लिए हैं। क्लियर? तो हुआ क्या कि हैदराबाद में आसफ जाह जो वहाँ का नवाब था, जब वो मर गया तो उसका जो बेटा था नासिर जंग, उसको वहाँ का नवाब बनाया गया। लेकिन उसका भतीजा जो था मुजफ्फर जंग, उसको नासिर जंग पसंद नहीं था। वो चाहता था कि मुझे राजा बनाया जाए, मुझे नवाब बनाया जाए। वहीं कर्नाटक में भी यही स्थिति थी कि नवाब अनवरुद्दीन के साथ में उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य लड़ाई शुरू हुई। किस चीज़ को लेके कि कर्नाटक का कौन नवाब बनेगा। ध्यान से सुनना कि कर्नाटक का कौन नवाब बनेगा, जबकि वैलिडिटी किसको प्राप्त थी, नासिर जंग को। दूसरी ओर किसको प्राप्त थी, अनवरुद्दीन को। क्लियर? जबरदस्ती कौन कर रहा था, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। समझना यहाँ पे। क्लियर? जब ये जबरदस्ती कर रहा है तो किसके पास अभी उम्मीद कम है कि वो राजा बन सकता है, मुजफ्फर जंग के पास उम्मीद कम है, लड़ तो रहा है लेकिन जरूरी थोड़ा ना वो जीतेगा, और चंदा साहिब के पास उम्मीद कम है कि वो राजा बन सकता है। तो डुप्ले ने सोचा क्यों ना हम इन दोनों को ही साथ में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अनवरुद्दीन से उसकी लड़ाई थी, आपने पढ़ा है सेंट टोमे का युद्ध। क्लियर? तो वो नहीं चाहता था कि हम सेंट टोमे का साथ लें, कि सॉरी अनवरुद्दीन का साथ लें, क्योंकि हो सकता है कि ये हमें धोखा दे दे। इसीलिए उसने चंदा साहिब को कर्नाटक से लिया और हैदराबाद में उसने मुजफ्फर जंग का साथ लिया। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद से और चंदा साहिब को कर्नाटक से। अब आप बताइए कि जब फ्रांसीसियों ने इन दोनों का साथ लिया तो अंग्रेज किसका साथ लेंगे, बताइए। अंग्रेज लेंगे अनवरुद्दीन का और नासिर जंग का। क्लियर? अब जब अंग्रेज इनका साथ लेंगे और डुप्ले इनका साथ लेगा तो लड़ाई अब वास्तव में किसके किसके मध्य हो गई, नासिर जंग प्लस अनवरुद्दीन प्लस अंग्रेज वर्सेस मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहिब और प्लस फ्रांसीसी अर्थात डुप्ले। क्लियर? इसीलिए इसको फिर से कहा गया कर्नाटक वॉर सेकेंड। क्लियर? इसमें डुप्ले हालांकि सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? होता क्या हुआ क्या था कि मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब प्लस फ्रांस की सेना, समझना मतलब जब किसी को जीतना था ना, पहले क्या था कि अकेले मुजफ्फर जंग बेचारा लड़ता था तो हार जाता था। क्लियर? अब क्या हुआ, मुजफ्फर जंग के साथ में चंदा साहिब की भी सेना मिल गई और फ्रांसीसियों की भी सेना मिल गई। तो इन तीनों सेनाओं ने मिलकर कहाँ पे आक्रमण किया, वेल्लोर के पास अंबूर में, और वहां पे अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। अनवरुद्दीन कौन था, कर्नाटक का नवाब। और पराजित ही नहीं किया बल्कि इसे मार दिया। क्लियर? अब बताओ, जब अनवरुद्दीन को मार दिया गया तो किसका रास्ता खुल गया,
रास्ता किसका खुला? चंदा साहिब का। क्लियर, चंदा साहिब का मार्ग क्लियर हो गया। वहीं दिसंबर में क्या हुआ, आगे चलकर एक लड़ाई में नासिर जंग को भी मार देते हैं, अर्थात अब दोनों विरोधी समाप्त। और अब दोनों सत्ता में कौन आ गए बताइए? एक जगह आ गया दक्कन का सूबेदार मुजफ्फरजंग और दूसरी तरफ आ गए चंदा साहिब कर्नाटक में। क्लियर, इससे क्या हुआ कि डुप्ले की प्रभुता स्टैब्लिश होगी, अर्थात डुप्ले ने कठपुतली नवाब बना दिए। इसीलिए आप जब पढ़ते हो ना कि डुप्ले ने ही सबसे पहले राजनीतिक दखलंदाजी करके क्लाइव को ये प्रेरणा दी कि हम भारतीयों में ऐसा विरोधाभास उत्पन्न करके ऐसी डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेशन करके अपनी साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। क्लियर, तो ये डुप्ले का योगदान था। जब हम देखते हैं कभी तो इनके एवज में डुप्ले को कई सारे उपहार मिले, मुजफ्फरजंग ने दिए। खासतौर पर कृष्णा नदी का जो दक्षिणी रीजन था उसमें मुगल प्रदेश का इसे गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब आप देख सकते हो कृष्णा नदी का दक्षिणी एरिया कौन सा था, आप ये देख रहे हो। क्लियर, ये आपको यहाँ पे मिलेगी कृष्णा रिवर। क्लियर, हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं ना, यहाँ पे ये आपकी कृष्णा नदी। क्लियर, और ये है गोदावरी का रिवर। क्लियर, तो यहाँ के रीजन में इनको क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। क्लियर, क्योंकि ये रीजन आता था मुगलों के उस पे हिस्से में, समझ गए। और उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी दे दिए। उत्तरी सरकार कहाँ पे था? उत्तरी सरकार वास्तव में यही है। देखो आप जब पढ़ते हो ना ज्योग्राफी तो आपको यहाँ पे मिलता है कोरोमंडल। क्लियर, फिर आपको यहाँ से जो हिस्सा मिलता है ये होता है उत्तरी सरकार। क्लियर, समझ गए। तो ये है उत्तरी सरकार। तो यहाँ पे उसने उड़ीसा और बंगाल के आसपास के कुछ रीजन में इसको क्षेत्र दे दिया। क्लियर, वो नाम आपको नहीं याद रखने, इसलिए हमने वो नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, समझ गए। बदले में नवाब ने प्रार्थना की कि बाबूजी कभी भी कोई हमारे ऊपर हमला कर सकता है, तो एक काम करो ना कि आप अपनी एक छोटी सी टुकड़ी हमारे हैदराबाद में तैनात कर दो। क्लियर, तो डुप्ले ने कहा बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं हम बुस्सी के नेतृत्व में एक टुकड़ी तैनात कर दे रहे। आपको ये नाम याद रखना है, बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में एक टुकड़ी तैनात थी। किसकी रक्षा के लिए? नवाब की। नवाब की रक्षा का मतलब एक तरीके से उस राजधानी की रक्षा करना। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आगे चल के कर्नाटक युद्ध में पराजय, डुप्ले की हार का सबसे बड़ा कारण यही बनता है। क्लियर, कैसे बनता है आगे देखते हैं। क्लियर, चलिए फिर आता है कि 1751 में चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बनते हैं और इससे क्या हुआ कि डुप्ले अपनी सत्ता के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन वही होता है ना कि जब आप पीक पर होते हो तो आप अहम में इतना मग्न हो जाते हो कि आप अपने विरोधियों को भूल ही नहीं पाते। अब आप बताओ कि क्या अनवरुद्दीन की कोई भी ऐसी संतान नहीं होगी जो अपने पिता का बदला लेने के लिए आए, या क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मुजफ्फरजंग से बदला लेने के लिए आए? तो इसी चीज़ को लेकर अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली आता है। मोहम्मद अली ने क्या किया? त्रिचनापल्ली में शरण ले ली। त्रिचनापल्ली वहीं का छोटा सा एक रीजन था। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये है आपका कर्नाटक, यहीं पे कांचीपुरम के पास में ही था त्रिचनापल्ली, यहीं पे उसने शरण ले ली। क्लियर, जब उसने यहाँ पे शरण ले ली, शरण का मतलब क्या कि उसने अपनी यहाँ पे किलेबंदी कर दी। क्लियर, और यहीं पे वो रहने लगा। जब यहाँ पे रहने लगा तो क्या हुआ कि फ्रांसीसी सेना और चंदा साहिब मतलब कर्नाटक, दोनों ने अपनी सेना भेजी ताकि हम त्रिचनापल्ली के दुर्ग को जीत लें। लेकिन त्रिचनापल्ली के वो दुर्ग को नहीं जीत पाए। और जब क्लाइव ने ये देख, यही क्लाइव की चालाकी थी, क्लाइव ने देखा कि फ्रांस की आधी सेना और चंदा साहिब तो कामगन है, बताइए त्रिचनापल्ली में, तो उसने वहाँ के एरिया में दबाव कम करने के लिए, अर्थात आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप वो खेले होगे, आपने कभी चेस खेला होगा, तो क्या होता है कि कई बार राजा को चेकमेट दी जाती है और रानी भी उसी समय फंसी होती है। अर्थात आप या तो राजा को बचाओ या तो आपकी रानी गई। क्लियर, तो राजा को हम बचाते हैं, तो राजा को बचाने के चक्कर में क्या करेंगे? राजा को बैकफुट में लाएंगे, और राजा को जहाँ बैकफुट में लाए तो ही आपकी रानी चली गई। क्लियर, आप जब कभी चेस खेले होंगे तो आपने देखा होगा। तो रानी को बचाने के लिए, अब रानी को तो आप बचा नहीं सकते क्योंकि रानी को बचाओगे तो राजा चला जाएगा। तो क्या हुआ कि क्लाइव ने ये सोचा, क्योंकि चंदा साहिब की सेना भी वहाँ पहुँच गई, चंदा साहिब भी पहुँच गए, फ्रांसीसी सेना भी पहुँच गई, तो या तो राजा को ही मार दो। क्लियर, या तो राजा जहाँ से चला है वहाँ पे प्रेशर बनाओ तो राजा अपने आप वहाँ से भाग कर खड़ा होगा। अर्थात राजा क्या करेगा? अपने घर की ओर भागेगा। जैसे कई बार आप मूवीज़ देखते हो ना, क्या होता है कि कई बार मूवीज़ में जो हीरो होता है,
हीरो की जो हीरोइन होती है अर्थात जो उसकी प्रेमिका होती है, जो प्रेयसी होती है, उसको कई बार गुंडे किडनैप कर लेते हैं। क्लियर। अब जब गुंडों ने प्रेयसी को उसकी किडनैप कर लिया तो हीरो क्या करता है, अपनी प्रेयसी को बचाने नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम प्रेयसी को बचाने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हीरो क्या करेगा, उस गुंडे के किसी प्रिय को पकड़ लेगा या उसकी फैमिली के मेंबर को किडनैप कर लेगा और कहेगा कि आप या तो मेरी प्रेयसी को छोड़ दो, नहीं तो हम आपकी फैमिली को उड़ा देंगे। क्लियर। तो क्या होता है कि गुंडा जो होता है वो क्या करता है कि उसकी प्रेयसी को बड़ी इज्जत के साथ उसके घर छोड़ाता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं मेरी फैमिली ना चली जाए। वही चीज़ यहाँ पे क्लाइव ने किया, समझ गए। और जब क्लाइव ने ये चीज़ की तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ से दबाव कम हो गया और कर्नाटक की राजधानी जो अर्काट थी उसमें उसने घेरा डाल दिया। क्लियर। और केवल 260 सैनिकों की मदद से अर्काट को जीत लिया। अब आप बताइए अर्काट वास्तव में था क्या? अर्काट राजधानी थी किसकी? कर्नाटक की। क्लियर। अर्थात जब राजधानी पे ही आप कब्जा कर लिए तो आप बताइए आपने राजा को ही जीत लिया। उस समय क्या होता था, आप पढ़ते हो ना कि दिल्ली सल्तनत में पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों होता थे? क्यों? क्योंकि राजधानी से थोड़ा वो दूर था, क्योंकि राजधानी पे कोई ना आ पाए। अगर राजधानी पे कब्जा कर लिया तो फिर क्या फ़ायदा। जैसे इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है। क्लियर। अब नई दिल्ली पे ही सबसे ज़्यादा वेपन्स या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्यों लगाए गए, या उसको नो फ्लाई जोन क्यों डिक्लेयर किया गया? क्योंकि अगर राजधानी पे किसी भी बाहरी शक्ति की प्रभुता हो गई तो फिर देश को कौन कंट्रोल करेगा? आप में से शायद किसी को पता हो या ना पता हो कि 1971 का जब वॉर हुआ, अर्थात भारत और पाकिस्तान के जब मध्य विवाद हुआ, युद्ध हुआ, तो आप जानते हो ना कि भारत वास्तव में क्या था उस समय, इतना हिस्सा था। उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और ये पाकिस्तान क्या कहलाता था? पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की फ्लाइट ऊपर से ऐसे जाती थी। क्लियर। उस समय इंदिरा गांधी यहाँ पे बिहार वगैरह रीजन में एक स्पीच दे रही थी और स्पीच देकर उनको आना था कहाँ पे? न्यू दिल्ली। तो ये हुआ, इंदिरा गांधी के मन में ये भय आया कि कहीं हम वहाँ दिल्ली पहुँच पाएंगे, कहीं बीच में ही हमारी फ्लाइट को उड़ा तो नहीं दिया जाएगा। समझ गए? इस भय से। क्यों? क्योंकि दिल्ली पहुंचना जरूरी था। आप दिल्ली में बैठकर, दिल्ली क्योंकि सिक्योर थी आपके लिए। समझ गए? और एक और बात बताएं कि भारत ने बांग्लादेश को बनवाने में क्यों मदद की? इसलिए भी मदद की क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे आते, आप बताइए। पाकिस्तान को रास्ता चाहिए था कि हम बीच से जाएं, ऊपर से जाएं, तो आप नो फ्लाई जोन तो कर ही नहीं सकते थे। और पाकिस्तान इतना मक्कार देश कि आपके ऊपर से ही जाता दिल्ली के और कभी ना कभी बम गिरा ही देता। क्लियर। तो इसीलिए बांग्लादेश को हमने बनवाया। समझ गए? तो ये रीजन होते हैं कि राजधानी पे कोई कब्जा ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे तो राजधानी पे ही कब्जा हो गया। अब जब राजधानी पे ही कब्जा हो गया तो चंद्रा साहिब के जो 4000 सैनिक थे वो भी इसको नहीं जीत पाए। और हुआ क्या कि 53 दिन तक लगातार क्लाइव उनको घेरे रखा। अब जब घेरे रखा तो फ्रांसीसियों की सेना भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। अब इस लॉस से आप बताइए क्या होगा। फ्रांस की जो कंपनी थी वो कैसी थी? सरकारी कंपनी थी। तो क्या होगा कि वापस बुला लिया जाएगा। क्लियर। किसको? डुप्ले को। क्लियर। अर्थात स्टिंगल लॉरेंस ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया। क्लियर। स्टिंगल लॉरेंस बेसिकली कौन था? क्लाइव के द्वारा भेजा गया एक सेनापति था जिसने त्रिचनापल्ली में क्या किया? क्लाइव के द्वारा मदद की। क्यों? आपको पता है क्लाइव ने कहाँ पे घेरा डाला? अर्काट पे। स्टिंगल लॉरेंस कहाँ गया था? त्रिचनापल्ली पे। और त्रिचनापल्ली पे सेना कौन सी पहुँच गई थी? फ्रांस और चंदा साहिब। यहाँ पे पूरा खाली था। अर्थात स्टिंगल लॉरेंस को बचाने के लिए क्लाइव ने क्या किया? यहाँ पे हमला कर दिया। तो ये दोनों जो गए थे फ्रांसीसी और चंदा साहिब, ये वापस भगे इधर। जब तक वापस भगे तब तक क्लाइव ने यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया और वहाँ पे खाली हो गया। तो वहाँ पे स्टिंगल लॉरेंस बच गया। यहाँ पे ना ये मिला उनको ना ये मिला उनको। क्लियर। तो ये एक वहाँ पे काफ़ी अच्छी टेक्निक थी। हुआ क्या, आगे चलकर कुछ समय के बाद तंजौर के राजा ने धोखे से चंदा साहिब की हत्या कर दी, अर्थात चंदा साहिब का भी गेम खत्म हो गया। और जब ये गेम खत्म हो गया तो डुप्ले वास्तव में त्रिचनापल्ली में हार गया था, इसीलिए उसको वहाँ के राजा ने वापस बुला लिया। वहाँ से वापस बुलाने के बाद राजा ने अलग गवर्नर, एक नए गवर्नर गोडेहू को भेजा जो कि 1754 में ही आता है और दोनों देशों के मध्य संधि होती है।
और संधि में हुआ कि मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया जाए, जिससे अंग्रेजी श्रेष्ठ साबित हो गई। मोहम्मद अली कौन था? अनवरुद्दीन का बेटा। क्लियर। और अनवरुद्दीन को किसने पराजित किया था आप बताइए? कर्नाटक का नवाब था चंदा साहिब। चंदा साहिब जब मर गया तो मोहम्मद अली को नवाब बनाया गया। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने मोहम्मद अली के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपने अभी हैदराबाद की घटना क्यों नहीं बताई? क्योंकि क्लाइमेक्स तो वहीं पे था। अभी आप देखिएगा, अभी आपको मज़ा आएगा। किंतु इसीलिए मैंने किंतु लगाया ना, कि हुआ क्या कि हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसी मजबूत थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सूबेदार था सलार जंग, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इनको जागीर प्राप्त हुई थी। क्लियर। अर्थात मुजफ्फर जंग तो 1791 में मर गया था, समझ रहे हैं। तो हुआ क्या, जब ये वहाँ पे मजबूत बने रहे तो क्या हुआ ना कि अभी भी महत्वाकांक्षा थी। ऐसा नहीं था कि गोडेहू से डुप्ले ने कुछ कहा नहीं होगा कि बेटा कम से कम मेरा ख्याल तो रखना, इतनी मेहनत की थी, तुम बिल्कुल लुटा मत आना। तो उसने कहा अरे भाई आप हमारे बड़े भाई हो, हम आपका सम्मान करते हैं, इन अंग्रेज़ों को तो हम बताएंगे। तो इन बताने के चक्कर में ही कर्नाटक का तीसरा वॉर हुआ 1758 से 63। हालांकि ये जो तीसरा वॉर हुआ ये वास्तव में सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। सप्तवर्षीय युद्ध किसके मध्य हुआ? फ्रांसीसी, अंग्रेज और कई सारी यूरोपीय शक्तियों के मध्य। क्लियर। आप ये देख सकते हो ना, ये हमारा मैं आपको बार बार मैप जानते हो क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आपको इससे ज्योग्राफी के कुछ रीजन भी क्लियर हो जाया करें। कई बार क्या होता है बच्चों को ये नहीं पता होता पोलैंड कहाँ है, जर्मनी कहाँ है। हालांकि हम अपनी जब ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करेंगे बहुत जल्द, तो वहाँ पे इसी 3D मैपिंग के जरिए आपको एक एक साइट, एक एक प्लेस, एक एक पर्वत, एक एक पहाड़, चोटी सब कराएंगे। क्लियर। ताकि आप जब जाएं एग्जाम हॉल में तो आपको पता चल जाए कि अच्छा इटली क्या मेडिटेरियन का पार्ट है या नहीं है, क्या ग्रीस इसका पार्ट है कि नहीं है, क्या ट्यूनेशिया इसका पार्ट है कि नहीं है। मतलब आपके अंदर हुकिंग टैग के माध्यम से चीज़ों को हम इमेज करके काफ़ी अच्छे से माइंड में इनकलकेट कर देंगे और आप गारंटी है वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे। समझ गए? तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य युद्ध होता है जिसमें यूनाइटेड किंगडम के साथ 7 वर्षों तक लगातार लड़ाई चलती है। हालांकि पेरिस की संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसीसियों में जो उस समय इकोनॉमी बर्बाद हुई थी लुई 15 लुई 16 के टाइम पीरियड पे, उसका मेन रीजन सप्तवर्षीय युद्ध भी था। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हो तो उसके होने में सप्तवर्षीय युद्ध का भी एक राजनीतिक कारण था। हम वहाँ पढ़ेंगे, अभी तो हम आपको बस थोड़ा सा इनपुट दे रहे ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्लियर। तो ये भी यूरोपीय संघर्ष का भाग था, सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 1756 से 1763 के मध्य। यहाँ पे क्या हुआ कि फ्रांस ने काउंट लाली को भेजा। समझना, पहले कौन था? गोडेहू। क्लियर। फिर फ्रांस ने अपने दूसरे गवर्नर काउंट लाली को भेजा जो कि 1758 में भारत आया। और उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज बंगाल को विजित कर चुके थे। आप समझ रहे हो? 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी। हम अगले पार्ट में यानी कि इसके बाद चौथा जो पार्ट आएगा 5वें पार्ट में, उसमें हम बंगाल की कहानी देखेंगे। तब वहाँ पे एक बार फिर ये रिवाइज होगा। तो ये बंगाल को जीत चुके थे। अब बंगाल को जीतने के बाद क्या था कि इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। क्लियर। काउंट लाली ने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया। फोर्ट सेंट डेविड किसका था बताइए? फोर्ट सेंट डेविड था अंग्रेजों का। क्लियर। उससे इसने जीत लिया। और लेकिन जब ये जीत तो गया किंतु तंजौर में ये पराजित हो गया, जिसमें इसकी इस उपलब्धि पे कोई फायदा नहीं मिला। क्लियर। लेकिन लाली ने मद्रास को घेरा किंतु असफल वापस हुआ। आप बताइए, याद करिए स्टोरी कि मद्रास को सबसे पहले किसने जीता था? डुप्ले ने। लेकिन रिजविक की संधि हुई जिसके कारण क्या हुआ? मद्रास किसको मिल गया? पुनः अंग्रेजों को। अब जब अंग्रेजों को मिल गया था तो लाली ने फिर से मद्रास को जीतने का प्रयास किया। क्लियर। लेकिन वो उसमें असफल हो गया। और असफल जब हुआ तो उसने क्या किया कि बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया और कहा कि आप हमारी मदद करो आके। आप बताइए, जब बुस्सी हैदराबाद से आ गया तो अब हैदराबाद क्या होगा? खाली हो गया। अर्थात वही गलती कर दी जो त्रिचनापल्ली को लेकर उस समय चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने की। अर्थात क्लाइव ने अर्काट में घेरा डाल के त्रिचनापल्ली से इन दोनों को बुला लिया। वही चीज़ क्लाइव के समकालीन जो गवर्नर थे उन्होंने मद्रास में क्या किया? इतना मजबूत हमला किया कि लाली से कह दिया कि आप बुस्सी से कहा कि आप भाई साहब हैदराबाद से वापस आ जाओ।
और आप बताइए बुस्सी आखिरकार हैदराबाद में था क्यों? वहाँ के नवाब और वहाँ की राजधानी की रक्षा करने के लिए। और जब बुस्सी को हैदराबाद से बुला लिया तो अंग्रेज क्या करेंगे? हैदराबाद चले जाएंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी कर्नाटक की। क्लियर? या आप कह सकते हो फ्रांसीसियों की। इससे क्या हुआ कि अब जिस हैदराबाद में भी वो मजबूत थे वहाँ के भी वो मजबूत नहीं रहे। क्लियर? चलिए, फिर आती है कि पोकॉक के नेतृत्व वाली सेना ने 3 बार फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। अर्थात अंग्रेज गवर्नर उस समय अंग्रेज सेनापति था पोकॉक। ये याद नहीं रखना है, बस आपको इमेजिन रखना है, हम आपको स्टोरी आगे बताएंगे। पोकॉक के नेतृत्व में सेना ने 3 बार इसे पराजित कर दिया। और 1760 में आयरकूट नाम का जो सेनापति था उसने बांडीवास की लड़ाई में बुरी तरह से फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बेतरा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो वो अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ 1759 के मध्य। बांडीवास की लड़ाई किसके मध्य हुई? 1760 में किसके किसके मध्य? फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी घटना पहले घटी, या इनका क्रम लगाइए। प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध, बांडीवास की लड़ाई और बक्सर का। आपसे पूछेगा इनका सही क्रम क्या, तो आप कहोगे सर ये सही क्रम ही है। क्यों? प्लासी 1757, डच 70, बेदरा की लड़ाई 1759, बांडीवास 1760 और बक्सर की 1764। क्लियर? तो आपसे ये भी प्रीलिम का क्वेश्चन बनेगा। हालांकि जब हम प्रीलिम सीरीज करेंगे वहाँ पढ़ेंगे, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं छूटेगा। क्लियर? फिर बात आती है कि बुस्सी को युद्धबंदी बना लिया जाता है। वही बात है, बुस्सी जब बेचारा अपनी सेना लेकर आया तो उसने सोचा हम जीत जाएंगे, लेकिन हार गया। अब पुनः पराजय के बाद फ्रांसीसी पांडिचेरी में आ गए। क्लियर? क्या हुआ कि जब हार गए सब जगह से तो उनका जो पहला जो मुख्यालय था कौन सा? पांडिचेरी, वहाँ पर आकर वो टिक गए। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, उन्होंने कहा बेटा भगा भगा के तुमको मारेंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग बड़े मक्कार हो, जरा सा मौका पाते हो दखल अंदाजी करने लगते हो। तो अंग्रेजों ने उसको भी घेर लिया। किसको? पांडिचेरी को। और माही व जिंजी इन क्षेत्रों को भी अपने साथ ले लिया। अर्थात अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन 1763 में पेरिस की संधि होती है सप्तवर्षीय युद्ध को लेकर। तो उसी में तय हुआ कि पांडिचेरी आप हमें लौटा दीजिए। क्लियर? तो पांडिचेरी इनको लौटा दिया गया। और पांडिचेरी लौटा तो दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि भविष्य में इसमें आप किलेबंदी नहीं करोगे, अर्थात सुरक्षा के लिए आप यहाँ पे गोलादार दीवारें नहीं बनाओगे। क्लियर? तो ये हुआ, इन्होंने कहा ठीक है बाबूजी नहीं करेंगे। और आपको पता होना चाहिए जब तक 1961 तक देश आज़ाद हुआ तब तक 1961 तक इन्होंने यहीं पर अपने आप को बनाए रखा। क्लियर? आपने पहले भी एक पढ़ा था व्यक्ति, कौन था? पुर्तगाली। क्लियर? वो भी 1961 तक, और पांडिचेरी तक फ्रांसीसी भी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा में क्या पुर्तगालियों का अधिकार, फ्रांसीसियों का अधिकार था? तो नहीं, गोवा में किसका था? पुर्तगालियों का। क्लियर? चलिए, फिर आता है इनकी पराजय के क्या कारण थे। पराजय के यहाँ पे हम नॉर्मल कारण देख ले रहे हैं, मतलब इन्हीं कारण को फिर हम एक एक डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। क्यों? क्योंकि वहीं से प्रश्न बनते हैं। क्लियर? तो पराजय के कारण था फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना। अर्थात जब यूरोप में कोई घटनाक्रम होता था तो वो वहाँ पे उलझ जाते थे। दोनों देशों की प्रशासनिक भिन्नता, दोनों में प्रशासन का काफ़ी डिफरेंस था, चाहे वो ब्रिटेन की बात हो चाहे फिर वो फ्रांसीसियों की बात हो। क्लियर? साथ ही दोनों कंपनियों के गठन में भिन्नता, वो निजी थी और वो सरकारी थी। सरकारी क्यों थी आपको पता है? क्योंकि वित्त और विशेषाधिकार राजा के थे। नौसेना की भूमिका, हम इनको देखेंगे कि क्या सच में ये सारी चीज़ें सत्य हैं या इनकी अपनी एक कोई सीमा है, तो उसको हम क्लियर करेंगे। तभी आप ये जो 8 पॉइंट है ना, इन 8 पे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इन 8 को जब कवर कर लेंगे काफ़ी डिटेल से अपने अगले पार्ट में, तो हमारा जो टॉपिक है इतना गहन तैयार हो जाएगा कि इन फ्यूचर आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा ना, आप अच्छे से लिख सकते हो। बंगाल में अंग्रेजी सफलताओं का प्रभाव पड़ा, जिस कारण आप समझ सकते हो फ्रांसीसी पराजित हो गए। क्यों? क्योंकि बंगाल से अंग्रेजों को न केवल रसद मिला, न केवल सेना मिली, बल्कि वहाँ से राजस्व मिला, जिसके कारण वो काफ़ी और ज़्यादा सेना रख सकते थे और मद्रास में या कोरोमंडल के तट पर विजय कर सकते थे। दोनों कंपनियों का राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग था। डुप्ले का भी कुछ योगदान रहा। कहा जाता है ना कि तिरुचिरापल्ली की उसकी जो भूल थी उसने उसको वापस बुला लिया। एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा का भी स्थल बन गया था। एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा का मतलब अंग्रेज व फ्रांसीसी की प्रतिस्पर्धा। जैसे वहाँ ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ तो यहाँ युद्ध होने लगा, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो यहाँ युद्ध होने लगा। अर्थात कोई फिक्स होकर युद्ध नहीं होता था।
अर्थात इंडिया की सिचुएशन को देखकर यहाँ पे युद्ध नहीं होता था। और जब इंडिया की सिचुएशन को देखकर युद्ध नहीं होता था तो ये नहीं जरूरी पता चल पाता था कि तैयार कौन है। और जब तैयारी मजबूत नहीं होती है तो फिर सफलता और असफलता जरूर मिलती है। जैसे कई बार कई सारे एस्पायरेंट से जब मैं मिलता हूँ तो उनकी तैयारी अच्छी नहीं होती, बट वो प्रीलिम देना चाहते हैं, प्रीलिम की तैयारी अच्छी हो जाती बट उनका मेंस नहीं अच्छा होता। तो वही है कि जब आप प्रीलिम दो तो आपका मेंस भी अच्छा हो, आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो, तभी आप सक्सेस पा सकोगे। घर वालों की खुशी के चक्कर में आप प्रीलिम दे दो और मेंस अच्छा ना हो, आंसर राइटिंग आपको आती ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा। और 60 दिन में तो कोई नहीं सीख सकता। क्लियर। चलिए कोई बात नहीं, हमने अपनी आज की कहानी पूरी कवर की। उम्मीद है आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी कि किस तरीके से कर्नाटक में दखल अंदाजी की, किस प्रकार अनवरुद्दीन और चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग, नासिर जंग, इनके मध्य युद्ध हुए, कैसे उसमें डुप्ले ने अपना योगदान दिया, अर्काट के घेरे का क्या मतलब था, बुस्सी के द्वारा सेना का क्या मतलब था, सेंट टॉमे की लड़ाई किससे संबंधित थी। ये कई सारी घटनाओं को हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी कंपनियों में प्रभुता स्थापित करने के प्रयास किया, किस तरीके से उनकी और अंग्रेज़ों के साथ टसल हुई। क्लियर। किस तरीके से उन्होंने आए तो सबसे लास्ट में थे और गए भी सबसे लास्ट में थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों को बार बार कैसे तंग और परेशान किया, लेकिन अंततः विजित कौन हुए, अंग्रेज़। और जब अंग्रेज विजित हो गए तो अब आप बताइए कि इंडिया में केवल कौन बचा होगा। अर्थात आपने पढ़ा ना कि पुर्तगाली ने तो दामाद समझ लिया, फ्रांसीसी इनसे पराजित ही हो गए, डच इनसे हार ही गए थे और डेनिस इनसे हार चुके थे, अर्थात डेनिसों ने इनको अपना दे दिया। यानी कि ये चारों के चारों जा चुके थे। क्लियर। अब बचता कौन है, अब केवल और केवल बचते हैं अंग्रेज, अर्थात हम ही हम हैं तो तुम क्या हो। क्लियर। तो वही बात है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अब अपने अनुरूप भारत में शासन किया, अर्थात अब अंग्रेज एकमात्र शक्तिशाली बनकर उभरे। तो अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत को एक एक करके जीता, या भारत में बंगाल को कैसे जीता, मैसूर को कैसे जीता, मराठों को कैसे जीता, सिंध को कैसे जीता, पंजाब को कैसे जीता, अब हम वो स्टोरी पढ़ेंगे। लेकिन अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम फ्रांसीसियों की पराजय को काफ़ी डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा ये सिलेबस का जो पहला पोर्शन है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद फिर हम देखेंगे कि अंग्रेज और बंगाल के मध्य क्या संघर्ष था। क्लियर। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक काफ़ी अच्छे लगे होंगे। साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि वास्तव में कर्नाटक की सरलतम से सरलतम स्टोरी क्या है, सेंट टॉमे की लड़ाई क्या है। इसके अलावा विजुअल मैपिंग के द्वारा आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आई होंगी। क्लियर। तो मिलते हैं अपने दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।